विद्यार्थियों, तो आज हम लोग पिछले क्लास में कल मैंने आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की जानकारी दिया था। आज हमारी जो अगली बातचीत होने वाली है वो वॉइस को ट्रांसफॉर्मेशन करने की। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग पहले। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का तात्पर्य हुआ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण, अगर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रही होगी तो मैं इसे इरेज कर फिर से लिख देता हूं इस तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी मतलब होता है रूपांतरण, यानी बदलना। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता क्या है? ये कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि स्ट्रक्चर में चेंज हो परंतु मीनिंग में चेंज नहीं हो। स्ट्रक्चर में चेंज करना और मीनिंग में चेंज नहीं करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा परंतु सेंटेंस का सेंस सेम निकलना चाहिए। जो सेंस एक्टिव वॉइस में निकलता हो वही सेंस पैसिव वॉइस में ही निकलना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब मैं लिख देता हूं कि चेंज इन टू स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। समझ में आया ना? यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये बताता है कि उसका स्ट्रक्चर में तो चेंज होगा परंतु मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चर क्या होती है जरा से इस पर ध्यान देंगे तो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उस स्ट्रक्चर को इस पर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पर आपका एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका आप वॉइस नहीं बना सकोगे। कहने का मतलब हुआ कि कभी भी हम लोग वैसे वर्ब के आपको पढ़ाया था कि वर्ब दो प्रकार के, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव किसको कहते हैं, है ना? यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम वॉइस बना सकेंगे। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस को हम चेंज करेंगे जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता हो। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कभी नहीं बनाएंगे। कोई आपसे पूछते कि कौन कौन सा सभी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, तो विद्यार्थियों ये बात को ध्यान दीजिएगा कि नहीं, सभी सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वैसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो इसी स्ट्रक्चर पर अगर रहेगा तो उसको हम लोग पैसिव में चेंज कर सकेंगे। चलिए, तो स्ट्रक्चर के बाद आप यहाँ तक देखिए और लिखिए, उसके बाद मैं फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो सभी टेंसेस के लिए काम करेगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है, यानी लिख सकते हैं हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए भी कहने का मतलब समझ लीजिएगा एक्टिव वॉइस। क्लियर है? ये जनरल स्ट्रक्चर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस एच भी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब समझिएगा। उसके बाद आपका एम भी यानी मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जिस भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। आप समझ लीजिएगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हुआ किसका? एक्टिव वॉइस का। और जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पीवी कहने का मतलब हुआ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा कि लिखे गए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा
उसके बाद इस सब्जेक्ट के मुताबिक जो लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज HB मतलब समझ लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। उसके बाद आपको लिखा गया जो मेन वर्ब रहेगा उस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी V3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है ना हम लोगों को कोई है ना सूटेबल प्रेपोजिशन का यूज करना है, यानी लिख सकते हैं सूटेबल प्रेपोजिशन, और उसके बाद लिखे गए एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाता है तो सब्जेक्ट है ना अपना नाम खो करके और ये एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एजेंट। तो ये एजेंट जो मैं लिख रहा हूँ ये सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ जुड़ करके और अपना नाम खो करके ये एजेंट रख लिया। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपने समझने का प्रयास किया। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस का है। अब समस्या ये आता है कि सर यहाँ पे सूटेबल प्रीपोजिशन जो आपने लिखा वो सूटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन का यूज वॉइस में किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सूटेबल प्रीपोजिशन आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट यही यहाँ पे आकर के यहाँ पे एजेंट का काम किया है और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आया सब्जेक्ट बन करके। इसको भी याद रखिएगा आप कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन करके आया और जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ करके एजेंट बन गया। ठीक है, अब हमारी जो बातचीत होने वाली है वो सूटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन कब और कब कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए ये सूटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है, जरा सा टेक्निकल एरर आ गया था इसके चलते हम रोक दिए थे। अब इसमें सबसे पहले आपका एक सूटेबल प्रीपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं बाय। जनरल वॉइसेस में हम लोग देखते हैं कि बाय प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब बाय किसके साथ किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, पर्सन या लिविंग के साथ आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं, पर्सन या लिविंग के साथ बाय का। दूसरा क्या सूटेबल प्रीपोजिशन हो सकता है, कई बार होता है क्या है कि बाय न लिख करके और कोई भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो होता है एक विद प्रीपोजिशन। विद प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट किसी के द्वारा यानी कि टूल्स, किसी के तो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट इसको कह सकते हैं, किसी यंत्र या औजार के द्वारा जब कोई काम को किया जाएगा तब उस सेंस में हम लोग बाय का नहीं बल्कि विद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला जो मेरा आएगा इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इन का कब करेंगे, जब मीडियम की बात करें, किसी माध्यम की बात करेगा तब हम लोग इन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला होता है एट समथिंग सेंस में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, समथिंग के सेंस में एट का प्रयोग करते हैं। एक आता है पांचवा टू, इसको हम लोग नो के सेंस में यूज करते हैं। इस तरह से है ना मैक्सिमम अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय है ना पर्सन या लिविंग की चर्चा होती है, इसीलिए हमेशा हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। अगर बाय आपको नहीं करना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कई बार टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जब हो सब्जेक्ट के रूप में तब उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। और टूल्स या इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जैसे मैंने बाण से बाघ को मारा या बाघ मेरे द्वारा बाण से मारा गया, तो बाण क्या हुआ मेरा, ये आपका टूल्स हुआ, औजार हुआ। तब उस सेंस में बाय हम लोग एरो नहीं बोलेंगे, बाय हम लोग विद बोलेंगे, विद, क्योंकि औजार के द्वारा काम किया गया। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना है, कब बाय करना है, कब विद करना है, कब इन करना है, कब ऐड करना है, कब टू करना है। तो चलिए मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ, यहाँ तक की चीज़ों को देखिए और समझिए। विद्यार्थियों तो अभी तक आपने जनरल स्ट्रक्चर को देखा, समझा किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपका टेंस पे डिपेंड कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो हमारा जरिया होगा वो हम लोग टेंस पर डिपेंड सेंटेंस को करेंगे। टेंस पर डिपेंड सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, टेंस पर डिपेंड। तो पहला जो हमारा टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है आप बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में ए सी या ये जोड़ करके इसको V5 हम लोग बोलते हैं, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, और उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तभी अभी मैंने बताया जनरल स्ट्रक्चर में कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसको सब्जेक्ट बना लेना है, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो लिखाया उस सब्जेक्ट के तौर पर लिखाया। उसके बाद मैंने जनरल स्ट्रक्चर में लिखा था चेंज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा इस सब्जेक्ट के मुताबिक, तो इसमें आ जाता है इज, एम या आर। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो V1 या V5 लिखा हुआ है यानी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तीसरा रूप लिखा जाता है यानी कि V3। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया है ना एक सूटेबल प्रीपोजिशन, तो लगभग वैसा माना जाता है कि पर्सन या है ना लिविंग का यूज किया जाता है, इसीलिए सूटेबल प्रीपोजिशन जैसे लगभग बाई माना जाता है, इसलिए बाई, और प्लस ये प्रीपोजिशन के साथ जब ये सब्जेक्ट जुटेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एजेंट। आपको समझने के लिए ब्रैकेट में मैं सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझिएगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब चेंज किए, V1 या V5 के स्थान पर V3 लिखे, बाई का प्रयोग किए, और इस सब्जेक्ट को हम लोग एक्टिव वॉइस का क्या बना दिए ऑब्जेक्ट बना दिए, यानी एजेंट बन गया आपका। क्लियर है। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। इस पर डिपेंडेंट एक आध क्वेश्चन हम लेकर के और चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं रोहन प्लेज हॉकी। अब चेक कीजिए कि लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं। तो सब्जेक्ट ये देख सकते हैं आपका V5 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो देख लीजिए आपका ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। सब्जेक्ट V1 या V5 दो में से कोई एक आपका लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिपेंडेड है। क्लियर है। आइए इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है आपका हॉकी, हॉकी को सब्जेक्ट बनाएंगे हॉकी। इसके अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो हॉकी के साथ इज लगेगा। उसके बाद V3 लिखा गया जो मेन वर्ब है उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, यानी प्लेज का क्या हो जाएगा आपका प्लेड। विद्यार्थियों आपको अगर अभी तक वर्ब फॉर्म्स याद नहीं है तो आप वर्ब फॉर्म्स याद कर लीजिए, है ना। वर्ब फॉर्म्स का भी एक लिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेड, बाय, देखिए बाय लिखा हुआ, उसके बाद एजेंट। अब एजेंट आपका ये सब्जेक्ट है, ये बन करके यहाँ जाएगा, तो रमेश लिखा हुआ या रोहन लिखा हुआ जो भी है, इस तरह से रोहन को हम लोग लिख दिए। क्लियर है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं एक एग्जांपल और आपके सामने पेश करता हूं। जैसे लिखता हूं मैं सी लव्स मी, ठीक है, सी लव्स मी। अब जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। मैंने कल आपका प्रोनाउंस का रूल बताया था कि जब एक्टिव वॉइस का है ना ऑब्जेक्टिव केस रहता है, जो सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के केस पर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो जब चेंज करेंगे इसको पैसिव में तो हम लोग लिखेंगे मी आएगा पहले, तो मी को जब सब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव केस था, और जब सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस मी का क्या बनेगा आई, आई बन जाएगा। आई के मुताबिक इज, एम, आर क्या लगाएंगे एम लगाएंगे, आई एम। उसके बाद V3 लव का V3 हो जाएगा लव्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद सी, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। मैंने कल ही आपको बताया था, है ना।
तो आपको पिछले वीडियो देखना होगा, अगर अभी तक आप वीडियो मेरा पिछला नहीं देखे हैं, तभी आगे आपको समझ में आएगी। इस तरह से आप इजीली एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका है। आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है। आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। आपके पास मैं कुछ पलों का समय देता हूँ, आप इसे चेंज कीजिए। तो चलिए मैं अब आप मिलाने का काम कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है करीम किल्स अ स्नेक। करीम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ और आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसे आप चेंज करेंगे जब पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी आ स्नेक आगे आएगा सब्जेक्ट भर करके। आ स्नेक के हिसाब से हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखे गए वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो किल का क्या हो जाएगा, किल्ड, है ना। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि करीम को करीम लिख देंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, आ स्नेक इज किल्ड बाय राम, यानी कि करीम के द्वारा, सॉरी राम बोल रहा, करीम, यानी कि सांप करीम के द्वारा, है ना, मारा जा रहा है। ठीक है, अब यह मारा गया, बोलिए इसको। नेक्स्ट है एन एरो किल्स अ स्नेक, यानी कि एक तीर से, यहाँ पे एक तीर से मारा गया सांप को। यहाँ करीम ने मारा था, यहाँ तीर से मारा गया। अब देखें यहाँ पे एन एरो क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पे ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो लिखाएगा आ स्नेक इज, फिर ना लिखेंगे किल्ड। अब देखिए यहाँ बाई होगा कि नहीं होगा, बाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन एरो जो है तुम्हारा, ये एक टूल्स है, यानी औजार है। औजार के द्वारा जब काम किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे विद प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे लिखिए किल्ड विद एन एरो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है संजय मैरिज सीमा। ठीक है, संजय जो है कि सीमा के साथ ब्याह करती है या शादी करती है, जो भी है। ठीक है, तो आप बताइए कि संजय सीमा के साथ विवाह कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीमा संजय को जानती होगी और संजय सीमा को जानते होंगे। दोनों आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, तभी शादी हो रही है। बिना जाने तो शादी होगी नहीं। तो यहाँ पे नो का सेंस आ रहा है, नो का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सीमा को आगे लिखेंगे, सीमा इज, मैरी का V3 हो जाएगा मैरिड। उसके बाद बाई लगेगा, बहुत बच्चे बाई लगा दिए होंगे, बाई संजय। तो बाई लगाना गलत होगा क्योंकि नो के सेंस में आ रहा है, और नो के सेंस में मैंने अभी अभी आपको बताया टू का प्रयोग होता है। तो हम लोग लिखेंगे सीमा इज मैरिज टू संजय। बात समझ में आया? तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मोहन ड्रिंक्स वाटर, यानी मोहन पानी पीता है। ये मोहन सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। फिर आप जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे वाटर, पुनः इज, ड्रिंक का V3 क्या हो जाएगा, ड्रंक, है ना। वाटर इज ड्रंक बाय, कौन पानी पी रहा है, मोहन, तो मोहन आ जाएगा लास्ट में। इस तरह से ये भी क्लियर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे अ लेटर इज, राइट का V3 रिटेन। उसके बाद बाय, कौन लेटर लिखी, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बन करके आ जाएगा हर। सी का क्या आ जाएगा, हर। सी का सी नहीं लिखना है, सी का हर, मैंने कल ही बताया था। चलिए आगे लिखा हुआ यू लव मी। अब इसको जब चेंज करेंगे, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मेन वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो मी को लिखेंगे आई, और आई के साथ एम, और लव का V3 लव्ड, आई एम लव्ड। उसके बाद बाय, उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप इजीली वे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर, तब तक कि आप इसे मिलाइए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। ये समझा? देखिए एक ऐसा वर्ब है, जैसे मैं आपको बता दूँ मैरी के बारे में। ये मैरी जो है ना, ठीक है, देखिए ज़रा साफ, ये मैरी, मैरी को होता क्या है कि एक्टिव वॉइस ए बी, जब एक्टिव वॉइस में आपका मैरी रहता है, तो जब पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं इसको, तो कई बार होता है कि मैंने उसके साथ
विवाह किया या मैंने उसके साथ शादी किया। इस सेंस को लेकर के इंसान क्या कहता है कि मैरिड लगा करके इसका भी थ्री मैरी का पैसिव वॉइस, यहाँ पे मैं पीबी लिख दे रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में अगर आपका मैरी लिखा हुआ है तो उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो मैरी का मैरिड भी थ्री लिखा। उसके बाद सोचता है कि जब उसके साथ शादी किया जा रहा है तो कहता है कि उसके साथ में शादी कर रहे हैं तो विद लगना चाहिए, है ना, कि मैंने उसके साथ शादी किया। अब मैरी विद या हर्ष जो भी है, तो यहाँ पे विद जो लिखा हुआ है ये गलत माना जाता है। हमेशा मैरिड के साथ क्या चलेगा, टू चलेगा। आप इसे याद रख लीजिएगा। क्लियर, बात समझ में आई ना। यानी मैरिड विथ नहीं लिखाएगा, मैरिड टू लिखाएगा, यही होती है। तो चलिए मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में लेकर चलता हूँ। अगला जो मेरा होगा प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस तरह से एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो एक्टिव जय श्री राम होता क्या है ना, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, वही कंटिन्यूअस वाला ही सेम रहेगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को ही, है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, आपको ज्ञात होगा। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 में ING जोड़ देंगे यानी V4 इसको कहते हैं, और प्लस में ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में जब चेंज करेंगे तो मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया था पैसिव का, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी चेंज कर देंगे। पुनः उसी बात को दोहराता हूं मैं कि एक्टिव स्ट्रक्चर के यानी एक्टिव स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट बना देंगे। ये बन गया। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका वही रहेगा, इज या एम या आर। बात समझ में आ रही है। इसमें आपका एक वर्ब जुड़ता है जिसको हम लोग बीइंग बोलते हैं, ये बीइंग। और बीइंग जोड़ने के बाद जो लिखा गया मेन वर्ब है V4, उसको हम लोग तब्दील कर देते हैं V3 में, और उसके बाद पुनः हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाय का, और उसके बाद आप लोग लिखे गए सब्जेक्ट को पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट को बाय के साथ प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं तो वही सब्जेक्ट क्या नाम कहलाता है, एजेंट के नाम से कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार फिर बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को ही एक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो लिखे गए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट बना लेंगे, और इसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल है, इसको पार्टिसिपल कह सकते हो। बीइंग का प्रयोग करेंगे, और इस V4 को हम लोग, है ना, V3 में बदल लेंगे, और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और अंत में लिखे गए सब्जेक्ट को एजेंट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से आपका एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इजीली। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, रोहिणी इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहिणी क्रिकेट खेल रही है। जरा सा इसमें पहचानिए, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हुआ आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड है या नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इज एम आर, ये तीन में से कोई एक आपका लगा हुआ है। मेन वर्ब के चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। चलिए इसे हम लोग पीवी में यानी पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो लिखे गए ऑब्जेक्ट को देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर पैसिव, तो लिखे गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखे गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट आगे लिखा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इज एम और तीन गो में एक, तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा। यहाँ तक की हमारी बातचीत हो गई। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है तो बीइंग लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे V3 का प्रयोग किया हुआ है, तो जो मेन वर्ब है प्लेइंग, इसका V3 रूप होता है प्लेड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बाय, तो हम लोग बाय लिखेंगे। उसके बाद एजेंट यानी कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आपका क्या है रोहिणी, तो रोहिणी को हम लोग लास्ट में लिख देंगे।
क्लियर है। इस तरह से लिखा गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहिणी, यानी कि क्रिकेट जो है कि रोहिणी के द्वारा खेला जा रहा है, क्रिकेट रोहिणी के द्वारा खेला जा रहा है। आपका इजीली ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव टू पैसिव हो गया। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं हम लोग। जैसे मैं लिख दूं आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं। अब इसे चेंज कीजिए, देखिए ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या और आपका ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम लोग, पीवी में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा, यानी आ नोवेल आगे आएगा, आ नोवेल, उसके बाद ईच, उसके बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 को V3 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी रिटेन हो जाएगा आपका। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद है ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने बताया था मी, तो मी लिखा जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। क्यों इसको चेंज किया जाता है, मैं बताया था आपको प्रोनाउन में कि जब ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के बाद है ना सब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। आई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखाता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसीलिए ऐसा कुछ किया जाता है, नहीं तो करने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है कि है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और आप उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक कि आप इतना लिखिए। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर डिपेंड दिया हुआ है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं एक एक करके इसे पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको समझाता हूँ, जरा सा इस पर गौर फरमाइएगा आप। पैसिव में चेंज कर रहा हूं, लिखा हुआ द कैट इज ईटिंग द फिश, है ना। अब द फिश क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखा जाएगा द फिश इज बीइंग लग जाएगा, और ईटिंग का V3 क्या होगा, ईटेन। उसके बाद बाय किसके द्वारा खाया जा रहा है, द कैट के द्वारा। मछली को बिल्ली के द्वारा खाया जा रहा है ना, मछली को बिल्ली के द्वारा खाया जा रहा है, ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। सेकंड लिखा हुआ रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी इसका मतलब हुआ कि रोहन जो है कि गाना गा रहा है। ठीक है, गाना आता है ना आप लोगों को, हाँ, तो रोहन गाना गा रहा है, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ सॉन्ग आगे आएगा, आ सॉन्ग इज बीइंग लगेगा, बीइंग, उसके बाद V3 इसका बनाएंगे संग, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि रोहन। यानी कि यहाँ उसका मतलब हुआ कि गाना रोहन के द्वारा गाया जा रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही होता है कि जो सेंस आपका यहाँ दे रहा है एक्टिव वॉइस, वही सेंस आपका पैसिव वॉइस देना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। देखिए रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ मतलब बन रहा है कि रोहन गाना गाता है या गा रहा है, जो भी है रोहन गाना गा रहा है, यहाँ अर्थ निकल रहा है रोहन गाना गा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पीवी में कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, स्ट्रक्चर में चेंज होना। देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बीइंग नहीं था बीइंग हो गया, यहाँ V4 था यहाँ V3 हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन इसका मीनिंग देखिए चेंज नहीं होता है। कैसे, देखिए A song is being sung by रोहन, इसका मतलब हुआ कि गाना रोहन के द्वारा गाया जा रहा है। अब बताइए कि गाना रोहन के द्वारा गाया जा रहा है या रोहन गाना गा रहा है, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, इसीलिए दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है लिखा हुआ यू आर ईटिंग ब्रेड, यू आर ईटिंग ब्रेड। अब इसको हम लोग ब्रेड को आगे लाएंगे तो लिखाएगा ब्रेड इज बीइंग, ईटिंग का हो जाएगा V3 ईटेन, और उसके बाद बाय, और उसके बाद यू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा। देखिए टेक्निकल इशू जरा सा ध्यान देंगे आप। सी इज राइटिंग अ लेटर, अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ अ लेटर क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर आगे आएगा, अ लेटर है ना, इज और बीइंग लगेगा, उसके बाद इसका V3 लिखेंगे रिटेन बाय, है ना, सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस आर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है दे आर हेल्पिंग द पुअर, वे लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, वे लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो लिखाएगा द पुअर इज बीइंग लगेगा स्ट्रक्चर के मुताबिक,
और हेल्पिंग का हेल्प्ड बाय, है ना, कौन, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देम। इस तरह से इसका मतलब हुआ कि, है ना, गरीबों की मदद उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वे लोगों के द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा है। तो सेम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो गाइज आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, शेयर दबा के कीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। आज तक इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको।